समाज किसी भी व्यवस्था का वह आधारभूत संरचना होती है जिस पर सारी राष्ट्र, संस्कृति, सभ्यता सब कुछ टिका हुआ होता है। और यदि समाज में विद्रूपता पैदा हो जाए, समाज में समस्या खड़ी हो जाए, निश्चित रूप से उसका परिणाम समाज के हर भाग को भुगतना पड़ेगा। और समाज को किस प्रकार से प्रभावित किया जाता है, समाज को किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है, इन्हीं बातों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे रविवार की चर्चा में। तो स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करें अपने दोस्त रसल रघुवंशी का नमस्कार। प्रकरण है रामायण से। जब जंगल में ताड़का जैसी असुरी शक्तियों की ताकत बढ़ती जा रही थी तो उस समय विश्वामित्र ने राजा दशरथ के सामने प्रस्ताव रखा, या यूं कहें कि आदेश दिया कि मुझे आपके 2 पुत्रों की आवश्यकता है, भगवान राम और लक्ष्मण की, जिनकी सहायता से मैं जंगल में फैले हुए अत्याचार, आतताई शक्तियों को समाप्त करके पुनः स्थापना करूंगा धर्म की, सभ्यता की, सनातन की। राजा दशरथ इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। इस भयावह परिस्थितियों के लिए, उन कठिन परिस्थितियों के लिए वो अपने राजकुमारों को सज्ज करके राजा समर्पित कर देते हैं विश्वामित्र को। यह एक छोटी सी बात या एक छोटी सी घटना एक बहुत बड़ा संदेश देती है, या यूं कहा जाए कि समाज की ताकत की तरफ आपका इशारा करती है कि राजा उतना शक्तिशाली नहीं हो सकता है, उसे समाज के सामने झुकना पड़ता है। क्योंकि समाज में फैली हुई कुरीतियों को, समाज में फैली हुई ऐसी नकारात्मक शक्तियों को यदि नियंत्रित करना हो तो उसके सामने राजा को हर प्रकार का, किसी भी स्तर का त्याग देने के लिए तैयार रहना होता है। उन्हीं परिस्थितियों को यदि हम आगे बढ़ाएं तो ऐसी परिस्थितियां हमारे ग्रंथों में, हमारे उपनिषदों में कहानियों के रूप में, संदेश के रूप में, प्रेरणा स्रोत के रूप में जगह जगह पिरोई हुई हैं, जो आपको यह इशारा करती हैं कि समाज का ताकतवर होना अति आवश्यक है। यदि हम वर्तमान की बात करें तो समाज को जिस प्रकार से लोग लीड कर रहे हैं, जिस प्रकार के लोग नेतृत्व कर रहे हैं, उस पर सवाल उठना चाहिए। आज की परिस्थितियों में जिन्हें हम अपना स्टार कहते हैं, आइडल समझते हैं, वह किस प्रकार का जीवन जीते हैं, वह किस प्रकार का संदेश समाज को देते हैं। कुछ करोड़ रुपयों के लिए अपने जीवन की व्यस्तता को, अपने जीवन की विलासिता को बढ़ाने के लिए वह आपको क्या बेच रहे हैं? वो आपको वीडियो गेम, इस प्रकार के गेमिंग ऐप, इस प्रकार से इंटरनेट ऐप जैसा गैम्बलिंग, जैसा जुआ आपको परोस रहे हैं, और इस प्रकार की नशा की सामग्री जिसको परोक्ष रूप से आपके माध्यम से बेचा जा रहा है। मैं किसी ब्रांड का नाम लेना है उचित नहीं समझता हूं, और ना ही किसी सेलिब्रिटी या किसी सेलेब्स का नाम लेना है उचित समझता हूं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे समाज में किसको नायक समझते हैं, किसको आप अपने समाज का पुरोधा, अग्रगामी और नेतृत्वकर्ता समझते हैं। आज यदि हम एक सर्वे के आधार पर देखें तो हमारे देश में सबसे बड़ी इंडस्ट्री के रूप में उभरती हुई इंडस्ट्री अगर कोई है तो वह मैरिड यूनिवर्सिटी है, वह मैरिड इंडस्ट्री है जिसमें तेजी से विकास हो रहा है। आज 75 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी में हमारा सहयोग कर रही है। लेकिन इससे हासिल क्या हो रहा है? लोग अपने जीवन की 25 से 30% आय एक रात में फूक देते हैं। आपने देखा होगा जिस प्रकार से अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी लगभग 1000 करोड़ रुपया खर्च किया गया। आप हमारे एक आम आदमी के लिए, जहां पर कुछ लाख रुपए महत्वपूर्ण होते हैं, उनके जीवन के लिए जीवनदायी होते हैं, वहां पर 1000 करोड़ रुपए मुकेश अंबानी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए उनकी पूरी आय का, उनकी पूरी संपत्ति का मात्र 0.01% ठहरता है। और यह एक समाज में हमने एक मैसेज डाल दिया कि आखिर इस समाज में इतनी भव्य शादियां करने से हमारा इज्जत बढ़ेगा, हमारा सम्मान बढ़ेगा। आज इस प्रकार से उपभोक्तावाद से पीड़ित होकर के लगातार समारोह की एक श्रृंखला चालू हो गई है, जिसमें संस्कार, सभ्यता और आध्यात्मिकता को हटा करके सिर्फ दिखावे को आगे बढ़ाया जा रहा है। मेहंदी की रस्म, हल्दी की रस्म, प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, वेडिंग, ये श्रृंखला सिर्फ आपको उपभोक्तावाद के कुचक्र में फंसा करके आपको बर्बाद करने के लिए आ रही है। आपने कभी देखा हमारे रामायण में, हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे पुराणों में इन बातों का, प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग का जिक्र रहा है? कहीं भी आप प्रामाणिक रूप से इनको नहीं
देख पाएंगे। जिस प्रकार से पूंजीवाद का विस्तार हो रहा है, तो आपके पॉकेट पर हमला करने के लिए, आपकी इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ को दिखावे में परिवर्तित करने के लिए और दिखावे को पैसे से जोड़ने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए जाते हैं, तरह तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं, जिसे आम आदमी कमजोर होता है, वह विचलित होता है, वह लोगों के दिखावे में जाकर के समाज को दिखाने के लिए अपने जीवन की पूंजी को समर्पित कर देता है। वहीं हम एक और तरफ आपका इशारा करना चाहेंगे, आपको ले जाना चाहेंगे, जिस प्रकार से देश भर में अत्याचार बढ़ रहा है। मैं किसी इधर उधर की एजेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़ों की बात करता हूं। 2023 में 25,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ हिंसक या अन्य तरीके से मोलेस्टेशन के केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसमें 50% से ज्यादा सिर्फ उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। क्या यह हमें एक राम राज्य की तरफ ले जाने के का इशारा करता है? क्या जिस प्रकार से ऐसी खबरों को दबाने का प्रयास किया जाता है जो एक आम आदमी भुगतता है, आप देखेंगे चाहे वह संदेश खाली हो, जहां की सरकार वहां के मुद्दे को दबाने का प्रयास कर रही हो, या फिर मध्य प्रदेश का मामला हो जहां की सरकार वहां महिलाओं के साथ हुई क्राइम का दबाने का प्रयास कर रही हो, मामला चाहे उत्तर प्रदेश का हो, कानपुर में जिस प्रकार से घटना हुई, घाटमपुर में जिस प्रकार से गरीब बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनके पिता तक को आत्महत्या करनी पड़ गई। इसके बाद हम मणिपुर चले जाते हैं, देश के विभिन्न कोनों में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां की जो स्थानीय सरकारें हैं, यदि वह मुद्दा उनके प्रतिकूल जाता है तो उसको दबा करके, उसको मीडिया से इधर से उधर से हटा करके रफा दफा करने का प्रयास किया जाता है। और यदि कोई विरोधी सरकार पर लाभ उठाना चाहती है तो वो उस मुद्दे को हाईजैक करती है, आपके सामने लेके जाती है, आपके दिमाग पे बार बार प्रेशराइज किया जाता है और दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि उस समाज में, उस स्थान पर, उस प्रदेश में किस प्रकार की अव्यवस्था है, किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। लेकिन अंततः भुगतता एक आम आदमी है, अंततः भुगतता एक देश का नागरिक है। चाहे वह घटना कानपुर की हो, चाहे वह घटना मंदसौर की हो, चाहे वह घटना मणिपुर की हो, चाहे वह घटना संदेश खाली की हो, लेकिन संदेश सिर्फ एक जाता है, आपको जागरूक होना होगा। ये सारी घटनाएं समाज को कमजोर करती हैं, ये सारी घटनाएं इस तरफ इशारा करती है कि समाज को हम जितना बांटेंगे, हम उतनी आसानी से लोगों पर शासन कर पाएंगे। और सत्ताधीशों का तो उद्देश्य ही होता है शासन स्थापित करना, अपनी सत्ता को अनवरत वर्चस्ववादी तरीके से आगे बढ़ाना। मैं किसी दल या किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा की बात नहीं कर रहा हूं। आप आंख उठा करके अपने आसपास फैले हुए प्रकरणों को देख सकते हैं, जिस प्रकार से पेपर लीक जैसे मामलों से युवाओं के भविष्य को समाप्त किया जा रहा है। क्या इस बात की गारंटी नहीं ली जा सकती है कि हम पेपर लीक नहीं होने देंगे, हम युवाओं के साथ न्याय करेंगे? जब देश का 65% आबादी 35 साल से कम है, तो यह अवसर है कि हम अपने युवाओं को स्किल्ड करें। उन परिस्थितियों में नई शिक्षा नीति लाई जाती है जिसका स्वागत होता है, लेकिन नई शिक्षा नीति के पर जो बजट निर्धारित किया जाता है उसका आधे से भी कम खर्च करने के लिए सरकारें प्रस्ताव लाती हैं, बजट में प्रस्ताव रखती हैं। तो क्या हम वास्तव में एक ऐसा सृजनात्मक, समझदार और व्यक्तित्व से पोषित समाज को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं? और आपको याद रखिएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य जो ऐसे पिलर्स हैं जो डेमोक्रेसी को मजबूती देंगे, क्योंकि एक शिक्षित और समझदार युवक ही एक बेहतर नागरिक बन सकता है, एक अच्छा वोटर हो सकता है। वही खुले दिमाग से जातिवाद, क्षेत्रवाद, धार्मिक असहिष्णुता, कट्टरवाद और इन सारी शक्तियों से अलग होकर वो अपना विवेक, अपनी बुद्धि विकसित करेगा और वही देश का मतदाता, इस देश का असली भाग्य विधाता होगा। वह समझ सकेगा कि कहाँ हमारे साथ चीट हो रहा है, कहाँ हमारे साथ अपमान हो रहा है। इस देश के हर नागरिक को इस बात को समझना चाहिए। यदि चलते चलते ही मैं आपको रिपोर्ट की बात करना चाहता हूँ, प्यू रिसर्च रिपोर्ट, जो कि विश्व स्तर पर काफी सम्मानित और काफी मानी जाने रिपोर्ट्स है, उसका एक सर्वे सामने आता है पिछले दिनों, जिसमें बताया जाता है कि भारत में 85% से ज्यादा लोग डिक्टेटरशिप का समर्थन करते हैं, तानाशाही का समर्थन करते हैं। ये भी एक ताज्जुब की बात है कि हमने कभी डिक्टेटरशिप देखी नहीं, उसके बारे में बेहतर तरीके से जाने नहीं, और हम डिक्टेटरशिप जैसी कुव्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं। यदि आपको इसको विस्तार से जानना हो तो आप विभिन्न डिक्टेटर्स के द्वारा किए गए अत्याचारों को समझिए, किस प्रकार से उन्होंने अपने विरोधियों को, अपने समर्थकों को दो भागों में बांट करके अपने समर्थकों को अपना पिट्ठू बनाया और अपने विरोधियों को मौत के घाट और एक नृशंस हत्या की तरफ उनको ले गए।
यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि हम समझते ही नहीं है कि तानाशाही वास्तव में होती क्या है। यदि एक आम आदमी को, एक आम नागरिक को दो ऑप्शन दिए जाएं, क्या वो उत्तर कोरिया में अपना जीवन जीना चाहेगा या दक्षिण कोरिया में? दोनों एक ही प्रायद्वीप के हिस्से हैं। जहां उत्तर कोरिया में दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा नृशंस डिक्टेटरशिप साम्राज्य करती है और जहां पर 97% तक लोग भूखमरी जैसी भयावह परिस्थितियों में जीते हैं, वहीं दक्षिण कोरिया दुनिया का वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्री है, जहां पर छोटी छोटी बातों के लिए सरकार को झुकना पड़ जाता है। आम नागरिकों को इतनी ताकत दी गई है कि वहां की प्रधानमंत्री को भी उनके सामने सरेंडर करना पड़ जाता है। और एक तरफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ डेमोक्रेटिक कोरिया की बात करते हैं, जहां पर डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है। और रिपब्लिक इस प्रकार से कि एक ही संतान, एक ही वंश का वहां पर शासक है। और डेमोक्रेसी की बात की जाए तो वहां पर वोट डालना मतलब सिर्फ नौटंकी की बातें हैं। वोट पड़ता है और विजेता पहले से तय कर दिया जाता है, कोई इलेक्शन लड़ नहीं सकता है। तो ऐसी डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? वहीं दक्षिण कोरिया में आप देखेंगे वह नए नए इनोवेशन लेकर के आता है, दुनिया में नई नई खोजें लेकर के आता है, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर रहती हैं और वहां की ताकत जो है वह इस प्रकार से विकेंद्रित है कि सत्ता के ऊपर किसी एक व्यक्ति विशेष या विशेष विचारधारा का कब्जा नहीं है। तो यह उदाहरण आपके सामने लेकर के आता है। आप कोई शोध करिए, कोई समझ करिए तो उसके बारे में बेहतर तरीके से समझिए। केवल समाज में जहर पैदा करने से, सोशल मीडिया पे गदर फैलाने से देश महान नहीं होता है, इससे समाज कमजोर होता है। कमजोर समाज कभी एक मजबूत राष्ट्र के रूप में कभी खड़ा नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ शक्तियां उसे अपने नियंत्रित में करके इस बात का ख्वाब दिखा सकती हैं कि तुम ताकतवर हो, तुम मजबूत हो, लेकिन यह शक्तियां, सारी शक्ति कुछ हाथों में केंद्रित रहती है और इन हाथों में शक्तियों के केंद्रित हो जाने से समाज कमजोर ही होता है। और दूरगामी रूप से देखें तो राष्ट्र भी कमजोर होता है। दुनिया में जितने डिक्टेटरशिप हुई हैं, उन्होंने अपने देश का क्या बुरी दुर्गति की है, क्या उन देशों को नष्टो नाबूद जैसी कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया है, आप विभिन्न उदाहरणों से समझ सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ विदा लेता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने ताकत को समझेंगे, अपने अधिकार को समझेंगे, जागरूक नागरिक बनकर के इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। कमेंट के माध्यम से अपने विचार मुझ तक प्रेषित करिए। इस वीडियो से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए। नमस्कार।